डिलाइट आईएएस के इस उभरते मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल हम लोगों ने GS1 और GS2 के दोनों पेपर डिस्कस कर लिए थे। इससे पहले हम लोग एसए के पेपर को देख चुके हैं, है ना। तो आज यूपीएससी का GS3 का पेपर अभी कंप्लीट हो चुका है, मेंस का। तो हम उसको देखने वाले हैं। लगभग पूरे 20 के 20 प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो सीरीज है इसका उद्देश्य क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। हम लोग क्वेश्चन की थीम और क्वेश्चन का जो मीनिंग है ना, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यूपीएससी क्या पूछना चाह रहा है। अगर आप ये समझ जाते हैं ना, तो आपका आधा काम आसान हो जाता है। फिर आपको सिर्फ और बहुत ही आसान भाषा में आंसर को लिखना होता है ना। मैं आप लोगों के सामने सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर यूपीएससी, आपको पता ही है यूपीएससी का पेपर का जो लेवल है वो तो हमेशा की तरह टफ होता ही है। इस बार भी पेपर का लेवल जो है वो टफ ही है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल माइंड एप्लीकेबिलिटी का यूज़ करके आप किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख जाएंगे, तो आने वाले जो मेंस एग्जामिनेशन में है उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से देखते हैं प्रश्न क्या पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी की आवश्यकता क्यों है। भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। कल भी ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था, आपको पता होगा पेपर 2 में पीपीपी पूछा गया था। पहले तो आप समझ लीजिए कि होता क्या है पीपीपी मॉडल, क्या होता है। एक तरफ है वैधानिक संस्था, सरकारी संस्था, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको दिखेगी निजी संस्था। वर्तमान सरकार, आपको पता है, थोड़ा सा निजी क्षेत्र की तरफ ध्यान दे रही है, तो कहीं ना कहीं पर उसी संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, इन दोनों के बीच में दीर्घ अवधि का एक अनुबंध होता है। मैं देखिए किस तरह से आप लोगों के सामने फ्रेम कर रहा हूँ, ये चीज़ें आप सीखिएगा, ठीक है ना। दीर्घ अवधि का एक अनुबंध होता है इन दोनों संस्थाओं के बीच में। किस चीज़ को लेकर? अवसंरचना परियोजनाओं को लेकर, है ना। अवसंरचना क्षेत्र के विकास को लेकर एक अनुबंध है, ताकि वो लोग मिलकर इन परियोजनाओं को विकसित कर सकें और बेहतरीन अवसंरचना का विकास भारत में हो सके। पहली चीज़ तो ये। अवसंरचना के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे रेलवे, जैसे सड़क, जैसे वायुयान, है ना, एयरपोर्ट वगैरह जो इस तरह के आते हैं। और आप देखेंगे हवाई अड्डा बोल सकते हैं इसको आप, हवाई अड्डा। और साथ में आप देखेंगे कि किस तरह से बंदरगाह वगैरह, ये सब क्या हैं? ये सब क्षेत्र वही हैं, अवसंरचना के भाग हैं। इन सब में जो परियोजनाएं लाई जाती हैं उसमें एक तो सरकारी संस्था और निजी संस्था मिलकर प्रयास करते हैं। अब यूपीएससी ने पूछा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इसको देखते हैं। बेसिक जरूर बताएंगे यूपीएससी को, शुरुआत में इस तरह से आसान भाषा में जरूर बताएंगे पीपीपी है क्या। दूसरा, जल्दी से बताएंगे क्यों है इंपॉर्टेंस। अब कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, एक तो क्या है कि सही लागत, बिल्कुल उचित लागत पर चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, पहली चीज़ तो ये है। और सही समय पर, सही लागत और सही समय पर। निजी क्षेत्र का एक काम है कि ये लोग काम बहुत जल्दी पूरा करते हैं। दूसरा, कार्य की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। आपको पता होगा ना, प्राइवेट सेक्टर में आप एक एग्जांपल बेसिक देख लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं और सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, डिफरेंस दिखता है आप लोगों को या नहीं? दिखता है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरह का अवसंरचना बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकसित किया गया होता है। तो वही चीज़ भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि इन अवसंरचना के अन्य क्षेत्रों में भी ये चीज़ दिख सके, गुणवत्ता बहुत बेहतरीन होती है। तीसरा, स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं प्राइवेट सेक्टर के पास, ठीक है। सरकारी क्षेत्र में उतना ज़्यादा कौशल विकास अभी नहीं है, पूरी तरह से नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल है ही नहीं, बट कम है उसके कंपैरिजन में। तो प्राइवेट सेक्टर जब आता है ना, तो बहुत बेहतरीन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी लाता है। डिज़ाइन किस तरह से प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है, फिर कौशल विकास लाता है, फिर कार्य जल्दी कंप्लीट करता है। ये सीधी सिंपल चीज़ें हैं जो बेनिफिट आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। बहुत आसानी से आप लोगों ने बता दिया। अगली चीज़ क्या पूछे इसमें? रेलवे पुनर्विकास में भूमिका हो सकती है क्या? आप एक बताइए, रेलवे स्टेशन भारत में अब पुराने हो चुके हैं, है ना। बहुत पहले अंग्रेजों ने विकसित किए थे, उसके टाइम से ही चल रहे हैं, थोड़ा बहुत रिपेयर हुआ है। इसके लिए बेहतरीन हो सकता है ना ये। क्यों? क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, पीपीपी के पास इस चीज़ को लेकर बहुत, मतलब निजी क्षेत्र के पास बहुत ज़्यादा कुशलता है कार्य को लेकर, तो आपको उसको यूटिलाइज करिए ना, चाहे कहीं पर भी कर लीजिए। यूपीएससी ने तो इस पर लेकर पूछ लिया है। और रेलवे, आपको सोचिए कि कहीं ना कहीं पर रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ऐसी दुर्घटना है, आपको पता है किस तरह से पुल गिर जाते हैं मुंबई में, देखा है ना आप लोगों ने। ज़रूरत है या नहीं उनका पुनर्विकास करने की? और उसका बेहतरीन मॉडल जो है निजी क्षेत्र के साथ मिलकर अगर सरकार काम करे तो कहीं ना कहीं पर आसानी से कर सकती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं जल्दी से।
दूसरा प्रश्न क्या है कि क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताएं आप कि समावेशी विकास होता क्या है? ठीक है, इनक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? ठीक है, सभी का विकास। आप एक चीज़ लेके देखिए, सभी का विकास। मैं आपको एक चीज़ जल्दी से यहाँ बता देता हूँ, यूपीएससी ने कई बार इकोनॉमिक्स के पेपर में ही प्रश्न पूछा है। देखिए डिफरेंस क्या होता है, देखिए एक होता है वृद्धि, एक होता है विकास, है ना। आसानी से समझिए, जीडीपी वृद्धि हम लोग देखते हैं ना कि 8% से वृद्धि हो गई, 10% से हो गई। बट विकास क्या होता है? विकास होता है गुणवत्ता बढ़ी है कि नहीं, उनका जीवन स्तर बढ़ा है कि नहीं। सिर्फ ये नहीं है कि हमारे देश में पैसा बढ़ गया, बट किसके पास गया है वो पैसा। अगर विकास हुआ है तो उसका लाभ किसको हुआ है? निचले तबले को हुआ, निचले तबके को हुआ है या नहीं? ठीक है ना, निचले तबके को हुआ है या नहीं। तो ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट होता है, ये है विकास। ठीक है, और समावेशी विकास क्या होता है? जब हम सबको लेके साथ चलें। आपको पता है असमानता कितनी है भारत में? असमानता कितनी है? विश्व की तो बात ही छोड़ दीजिए, भारत की बात करिए। लगभग 58% जो वेल्थ है भारत की, वो 1% लोगों के पास कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है ना, केंद्रीकृत है। 1% व्यक्ति जो है टॉप वाले, उनके पास 58% वेल्थ है। असमानता बहुत ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब हमारे देश में समावेशी विकास तो नहीं हो रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ तो भारत में नहीं हो रहा है, सबका विकास तो नहीं हो रहा है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हैं भारत में, चिंता की बात तो है ही। अब आगे आप देखिए प्रश्न क्या है, क्या बाजार अर्थव्यवस्था में संभव है? क्या संभव तो देखिए है, कोई इसमें इशू नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं संभव है। ठीक है ना। बाजार इकोनॉमी कौन सी होती है? जो हम लोगों ने बात की है ना, पूंजीवाद, कई बार बात की है। पूंजीवाद क्या होता है? बाजार का रोल ज़्यादा होता है इसमें। तो ऐसी स्थिति में भारत, आपको पता ही है, भारत भी अब मिश्रित मॉडल है वैसे भारत में, बट ज़्यादातर आपको पता होगा भारत ने अब मार्केट को खोल दिया है, बाजार को खोल दिया है, सरकार का रोल अब कम ही है। तो ऐसी स्थिति में भारत में भी कहीं ना कहीं पे पूंजीवादी मॉडल चल ही रहा है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट संभव तो है, बट इसके लिए महत्व बताना। अब इंक्लूसिव आपका जो है वित्तीय समावेश का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का महत्व बताना है। अब मुझे आप ये बात बताइए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? अभी तो हम लोगों ने देखा कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है या डेवलपमेंट क्या होता है। अब आप मुझे ये बताइए जल्दी से कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली आप मानिए कि समाज के जो वंचित तबका होता है ना, वंचित तबका जिसके पास बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन तक बैंकिंग सुविधाएं, बेसिकली मतलब जितनी भी बैंकिंग की सुविधाएं हैं ना वो पहुंचाना, है ना। वित्तीय सेवाएं बोलेंगे आप इसको, वित्तीय सेवाओं को उन तक आसानी से पहुंचाना। जैसे वो खाता खोल सके बैंक में, है ना, बैंक से वो किसी तरह का कोई मदद ले सके, कोई लोन लेना चाहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं, उनके जो खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो सके, बैंक का इस्तेमाल करें, बैंक खातों का। ठीक है, पेंशन के लिए वो बैंक का इस्तेमाल कर सके, बीमा सेवाएं ले सकें वो बैंकिंग के माध्यम से। ये सब चीज़ें आती हैं किसके अंदर? फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर। तो इसका महत्व इंपॉर्टेंस है कि नहीं? सबसे पहले आप एक चीज़ मुझे बताइए, जल्दी से देखेंगे भारत में ये चीज़ तो बढ़ रही है, आपको पता है, बैंकिंग अब सेवाएं, सरकार ने जनधन योजना, पहले महत्व देख लेंगे फिर सरकार की कुछ स्कीम भी देख लेंगे। देखिए सबसे पहले महत्व क्या है? कमज़ोर वर्गों तक पहुंच होती है इससे, है ना, बैंकिंग सुविधाओं की। दूसरा महत्व क्या है? सामुदायिक विकास होता है कि नहीं? अगर बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच जो है, वित्तीय सेवाओं की पहुंच सब तक होगी तो सभी समुदायों का मिलकर विकास होगा ना, कोई एक समुदाय पीछे नहीं रह जाएगा। तीसरा, बैंकिंग प्रक्रिया तक उन लोगों की पहुंच होती है। आप सोचिए पैसा घर पे रखा हुआ था, डिमोनेटाइजेशन में खराब हो गया, इससे बेहतर तो होता ना कि बैंकिंग में रखा होता पैसा। तो ऐसे व्यक्ति जिनको पता ही नहीं, डर लगता है बैंक में पैसा जमा करना, उन लोगों को एक कहीं ना कहीं पर वित्तीय साक्षरता की ज़रूरत होती है। चौथा, आप देखेंगे समानता को भी बढ़ावा मिलता है इससे, है ना, क्योंकि अगर सब लोग बैंकिंग में आएंगे तो उनको भी बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, लोन सेवाएं मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ सर होंगी। सरकार ने कोई प्रयास किया है क्या इस डायरेक्शन में? जनधन योजना सबसे बेस्ट एग्जांपल देंगे ही देंगे, यूपीएससी पूछना भी चाह रहा है। जनधन योजना, और कोई है? बिल्कुल है, स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, तीसरा और क्या हो सकता है? सुकन्या समृद्धि योजना। आप लोगों के सामने निकाल रहा हूँ सारे पॉइंट में, ठीक है, बहुत आसानी से आपको लिखना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस जैसे पेपर हो तब तक आप लोगों के पास एनालिसिस पहुंच जाए। ये दूसरा प्रश्न हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां क्या है, इसे किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है? अब देखिए पीडीएस व्यवस्था, पहली चीज़ तो मुझे ये बताइए क्या है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है?
स्पीड चलेंगे हम, क्योंकि हमारा ऑलरेडी टाइम जो है लेंथ वीडियो की वो बढ़ रही है, तो हम लोग जल्दी से देखते हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के तहत ना, ये उपभोक्ता मंत्रालय के तहत ये एक आप मानेंगे खाद्य सुरक्षा व्यवस्था है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी सिस्टम है ये। कुछ नहीं, आप देखिए ना, आपने देखा होगा किस तरह से गरीब जो लोग हैं उनको उचित कीमतों पर खाद्यान्न प्रोवाइड किया जाता है ना। ये है पीडीएफ सिस्टम। अब ये तो आप लोग समझा दिए किस तरह से, और कौन कौन सी फसलें इसमें दी जाती हैं, जैसे गेहूं दे दिया जाता है 2 रुपये किलो, ठीक है, 3 रुपये किलो चावल दे दिया, ठीक है, दालें दे दी, तेल दे दिया, ये सब चीज़ें आसानी से। और कोविड-19 में किस तरह से इस स्कीम ने भारत के लिए फ़ायदा पहुंचाया आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक जो दूसरा पहलू है, पूछा क्या है यूपीएससी ने, चुनौतियां क्या हैं इसमें। आज तक भी प्रभावी काम नहीं कर पाई है, कारण क्या है। सबसे पहले पहली चुनौती आपको क्या लगता है क्या है। एक तो जो खाद्यान्न की लीकेज होती है ना, इसमें आज भी जो एफपीओ शॉप हैं, जो आपको पता है राशन डिलीवरी की जो शॉप्स होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर खाद्यान्न का लीकेज बहुत होता है, ठीक है ना, जबकि इस व्यवस्था के तहत थोड़ी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी। दूसरा, एक मुझे बात बताइए कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं ना, खाद्यान्न का संग्रहण करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी पर परचेज करती है ये, ठीक है, खाद्यान्न किसानों से। अब अधिकतम कई बार क्या होता है ना, बहुत सारा खाद्य संग्रहित पड़ा रहता है ना, और बाजार में चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, तो बाजार में महंगाई बढ़ जाती है। अब कोई चीज़ है ही नहीं बाजार में, तो उसकी कीमत तो बढ़ेगी ना, और ये यहाँ पर पड़ा हुआ सड़ रहा होता है, ठीक है, सरकार के खाद्यान्न जो गोदाम है उनमें पड़ के खाद्यान्न सड़ रहा होता है, देते भी नहीं है ज़्यादा, तो ये भी तो नुकसान हो गया ना। कि अगर आप मान लीजिए खाद्यान्न का संग्रहण कर रखा है, तो बाजार में कहीं ना कहीं पर खाद्यान्न की कमी हो जाती है इस चीज़ के। तीसरा क्या चुनौती क्या निकल कर आती है, यहाँ पर देखेंगे तीसरी चुनौती क्या है। देखिए, आप देखेंगे भंडारण व्यवस्था जो है ना, अच्छा एक चीज़ इससे पहले और देखिए कि लाभार्थियों की पहचान भी कई बार सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है, ठीक है, पहचान करें। हालांकि सरकार, राज्य सरकार का दायित्व है, राशन कार्ड वगैरह प्रदान करती है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं पर भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलता है। दूसरा, भंडारण व्यवस्था ही बेहतर नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला क्या जाता है कि बड़े बड़े टीन्स के वो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे मैक्सिको वगैरह में बड़े बड़े उस तरह के गोदाम बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्टोर किया जाता है। स्टील के वो कहीं ना कहीं पर गोदाम होते हैं जिसमें अन्न को स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पे चूहे वगैरह जो है खाद्यान्न की बर्बादी नहीं करते हैं, लेकिन भारत में तो ये बहुत बर्बाद होता है। वर्षा के मौसम में बारिश जब होती है तब आपको देख रहे होंगे किस तरह से FCI के गोदामों में खाद्यान्न सड़ रहा होता है, तो बर्बादी हुई कि नहीं खाद्यान्न की। तो ये सब क्या है, ये सब चुनौतियाँ ही तो हैं, ठीक है। अब इसको सुधार कैसे कर सकते हैं, क्या इसके लिए क्या करे सरकार, थोड़ा सा अपनी तरफ से बताएंगे। हालांकि यूपीएससी ने पूछा नहीं है, हालांकि पूछ लिया है उसने, प्रभावी और पारदर्शी कैसे बना सकते हैं, अपनी तरफ से ना भी पूछा हो तब भी बता सकते हैं। जैसे आधार कार्ड की इसमें पर्याप्त भूमिका है, आपको पता होगा वर्तमान सरकार किस तरह से आधार कार्ड हर चीज़ में लागू कर रही है, राशन के लिए, बैंकिंग सेवाओं के लिए, तो ये कहीं ना कहीं पर क्या करेगा, भ्रष्टाचार को और लीकेज को कम करेगा, ये लीकेज को कम करेगा, है ना। जिसको चाहिए बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से वो जब चाहे अन्न ले सकता है, तो पता चल जाएगा सरकार को। दूसरा, एक वाधवा समिति बनाई थी इसी के लिए, उसने एक रिकमेंडेशन दी थी कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, इसमें तकनीक का इस्तेमाल। इस तरह की समिति का ना आप जिक्र बहुत जरूर करेंगे एग्जामिनेशन में, इससे आपको मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं, हो सकता है सीधे 2 नंबर आपको यही दे दे। वाधवा समिति है, जब तैयारी करेंगे आप लोग या जो लोग कर रहे होंगे उनको अच्छे से इसका पता होगा। तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा कहा था कि तकनीकी सुधारों पर काम करे सरकार। ये कुछ तरह से जो है चीज़ें आप करके इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने देख लिया। चौथा प्रश्न देखेंगे, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को एक चीज और बोली जाती है, क्या, सनराइज उद्योग, ठीक है, सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है इसको। कौन से होते हैं वो, जिनका मतलब आने वाले समय में जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करने वाले हैं, ऐसे उद्योग होते हैं जिनका समय, वर्तमान समय जो इन्हीं उद्योगों के कहीं ना कहीं पर इस पर डिपेंडेंसी होती है। अब आप एक मुझे बात बताइए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है। बेसिकली जो आप सोचिए कि जैसे ये खेत से आता है रॉ मटेरियल, ठीक है, कच्ची सामग्री आती है खेत से आती है ना फसलें, और इनका इस जगह पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में इनको फिनिश्ड उत्पादों में, कच्चे माल से आपको तब्दील किया जाता है अंतिम माल में, और फिर यहाँ से इसको भेजा जाता है कहाँ पे, बाजार में। तो यहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल होगा,
तभी तो उसको कहीं ना कहीं पर फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर पाएंगे ना हम लोग, अंतिम उत्पाद में बदल पाएंगे। बस यही है खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है ये है। अब इसका पूछा क्या है, महत्व की बात की है, देखते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है ये क्षेत्र जो है भारत के लिए। अच्छा, इसका महत्व क्या है, एक तो मुझे बताइए कि भारत जो है ना, आपको पता होगा सब्जियों का और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऐसा देश जिसमें इतनी सारी सब्जियां और फल हो रही हों, उसके लिए ये उद्योग इम्पोर्टेंस होगा कि नहीं होगा, हो गया ऑब्वियसली। तीसरा क्या है, और देख लीजिए, दूध में सबसे बड़ा उत्पादक है, घी, केला, आम, हम सबसे बड़े उत्पादक हैं इसमें। तो ऐसी स्थिति में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की महत्वता अपने आप ही बढ़ जाती है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण जो है, उसमें खाद्य चीज़ों की जो रेडीमेड खाद्य है ना, उसका डिमांड बढ़ती चली जा रही है ना। तो डिमांड बढ़ रही है तो हमें चाहिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो। चौथा, आप देखेंगे कि 100% एफडीआई इसमें अलाउड है, तो निवेश भी आकर्षित होता है। प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इससे भी निवेश आकर्षित होता है। तो अगर निवेश आएगा तो सनराइज उद्योग में ही तो आएगा, जो उभरता हुआ उद्योग है तो उसी में आएगा, तो इसकी इंपॉर्टेंस फिर से बढ़ जाती। कुछ अलग से किया क्या हमने, सरकार ने इसके लिए कुछ किया क्या, इस थोड़ा अपनी तरफ से लिख भी देंगे, नहीं भी पूछा है तब भी सरकारी प्रयास क्या है, कुछ एक दो चीज़ें बता देंगे। जैसे सरकार क्या कर रही है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के माध्यम से इस क्षेत्र को लोन उपलब्ध करा रही है, ऋण दे रही है। दूसरा क्या कर रही है सरकार, ठीक है, दूसरा आप देखेंगे 100% मैंने बताया एफडीआई कर दिया है इसमें, ठीक है। एक स्कीम है पीएम किसान संपदा योजना, इसी क्षेत्र से रिलेटेड वो स्कीम है जिसके अंदर मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें सरकार के प्रयास हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर देख ली है आपके सामने ही। पांचवा प्रश्न देखते हैं, देश में आयु संभाविता, ठीक है ना, में आई वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। यह नई चुनौतियाँ कौन सी हैं, समाधान बताइए। देखिए, मुझे एक बात बताइए, इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक समय पे काफ़ी कम थी, लेकिन 60 भी नहीं थी, इससे भी कम थी 58, अब ये बढ़ती चली जा रही है। मतलब होता क्या है ये, मतलब कौन सा व्यक्ति की जीने की संभावना कितनी है। एक व्यक्ति है, आप मान लीजिए, पहले था कि भारत में एक समय था जब ये 40 वर्ष भी नहीं थी, मतलब ये माना जाता था कि जो व्यक्ति पैदा होगा वो लगभग 40 साल में मर जाएगा। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे बढ़ी, फिर 55 पर पहुंची, अब 60 से ऊपर की बात हो रही है। मतलब 60 साल तक हम, अगर भारत में एक एवरेज व्यक्ति पैदा होता है तो वो लगभग इतना जिएगा। तो ये चीज़ें हो गई, अब ये बढ़ रही, तो इससे चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौतियाँ क्या उत्पन्न हो रही हैं। चुनौती आप सीधा देखिए ना, वृद्ध जनसंख्या बढ़ेगी इससे, सबसे पहली चीज़ तो वृद्ध जनसंख्या जो है इंक्रीज होगी ना, ज़्यादा बूढ़े लोग होंगे। अब वृद्ध जनसंख्या किसी भी देश में इंक्रीज होती है, चाहे जापान हो, कहीं भी हो, तो वहाँ के थोड़ा सा चुनौती बढ़ जाती है। पता क्यों, एक तो स्वास्थ्य की चुनौतियाँ, सबसे पहला यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, इनका ध्यान रखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि एल्डरली पीपल जो है वो किसी भी देश के लिए अब आप छोड़ तो सकते नहीं उनको, तो कहीं ना कहीं पर उनके स्वास्थ्य की जो ये चीज़ें उनके लिए करेंगे। सरकार कई प्रयास भी करती है, जैसे बीपीएल परिवारों को उपकरण प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, कि जो वृद्ध होते हैं, फिर उनको कुछ, उनका अगर वो लोग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उस पर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट सरकार प्रोवाइड कर देती है। ऐसी स्कीम सरकार ने चलाई हैं वृद्ध लोगों के लिए कि ज़्यादा उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाए अगर उनके पास कोई डिपॉजिट भी है। सरकार पेंशन प्रोवाइड करने का प्रयास करती है कि इन वृद्ध लोगों को, हर स्टेट ने लगभग वृद्ध पेंशन योजनाएँ चला रखी हैं। तो ये चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन अब आप एक चीज़ सोचिए कि वृद्ध व्यक्ति जो होता है, जो एल्डरली जो लोग होते हैं, वो अब क्या वो अस्पतालों में आम इंसानों की तरह जाके धक्के खाएं, वो ज़्यादा बेटर है क्या, सही रहता है क्या वो। तो हमें क्या चाहिए, एक बेहतरीन अवसंरचना चाहिए हॉस्पिटल की, एक बेहतरीन अवसंरचना चाहिए, एक बेहतरीन कहीं ना कहीं पर टीकाकरण की व्यवस्था हो, है ना, ताकि उनको दिक्कत ना हो। कोविड-19 में वो सब धक्के ना खाएं, वो बेचारे, उनको परेशान ना होना पड़े, उनको हम कहीं ना कहीं पर घर पर डिलीवरी कर सकते हैं। इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं, कुछ ना कुछ हमें इस तरह पे काम करना पड़ेगा ताकि सुविधाएं जो हैं उनके लिए बेहतर हो सकें, दवाइयाँ उनके लिए आसानी से उपलब्ध हो सकें, बहुत ही सस्ते प्राइस पे हों, है ना, सस्ते प्राइस पर उपलब्ध हों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर भारत में चुनौतियां बढ़ रही हैं आने वाले टाइम में, तो हमें उसी डायरेक्शन में सोचना भी होगा। एल्डरली पीपल के लिए उनको तैयार भी करना होगा और थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स जो है हमारी उन पर फोकस्ड होनी चाहिए। एक ये बड़ा अजीबोगरीब सा प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने, पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति जो पदार्थ है सेलुलोज जमा हो जाता है, ठीक है। इसको लेकर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि भाई
किन प्रक्रियाओं से ये गुजरता है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, क्या है। बड़ा सा रैंडम सा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहीं अवेलेबल नहीं है। अब यूपीएससी आपको पता है इस चीज़ के लिए जाना जाता है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है कि एक दो चीज़ें ऐसी पूछेगा जो किसी को भी नहीं पता होगा, फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे समझिए, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सेलुलोज क्या होता है, जो लोग विज्ञान बैकग्राउंड से हैं या जिनका थोड़ा बहुत साइंस में इंटरेस्ट है वो जानते होंगे कि ये पृथ्वी पर काफ़ी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। इसको ये है बायो सामग्री, जैव सामग्री बोल सकते हैं उसको, ये जैव सामग्री उपलब्ध है। कहाँ पर होता है ये, मुख्यतः ये पौधों द्वारा उत्पन्न होता है ना, पौधों द्वारा उत्पन्न होता है। बट कुछ बैक्टीरिया भी सेलुलोज को उत्पन्न करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया भी। चलो ये तो हो गया। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो ये इसकी एक विशेषता क्या है, एक तो ये रेशेदार होता है, ठीक है। दूसरा, ये जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है ना। एक चीज़ आप देखेंगे कि जो पौधा होता है उसमें जो सेल वॉल होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति जो है, उसको स्थिरता प्रदान करने में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है सेलुलोज की, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा इसका रोल भी है, कोशिका भित्ति को स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं पर उत्सर्जित भी होता है, उनसे बहुत ज़्यादा उसका निर्माण पृथ्वी पे भी हो जाता है, ठीक है। बढ़ता चला जा रहा है ये चीज़, इसकी मात्रा पृथ्वी पर। कपास में लगभग 90% से ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है, कपास के पौधों में, तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इसकी वो है। अब ये आप देखिए, एक मुझे चीज़ बताइए, इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है। एक तो ये तब्दील हो जाता है किसमें, CO2 वगैरह में और जल में, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर ये जल में और CO2 में काफ़ी कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजरते हुए, नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से गुजरते हुए इसमें तब्दील हो जाता है, तो इसका तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना हम, CO2 का कर सकते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का तो गैस है ये, कहीं ना कहीं पे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जल का इस्तेमाल हो सकता है कहीं ना कहीं पर, थोड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इवन कीटनाशकों में सेलुलोज का इस्तेमाल होता है, ठीक है, कीटनाशक जो बनाए जाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो पेपर बोर्ड बनाए जाते हैं ना, पेपर बोर्ड, पेपर का जो वर्क होता है उसमें भी सेलुलोज का इस्तेमाल होता है। फिर आप देखेंगे रेयान जो बनाया जाता है उसमें सेलुलोज का इस्तेमाल होता है। ये सब कुछ इसके फ़ायदे हैं, जो चीज़ें कहीं ना कहीं पर इस सेलुलोज का बेनिफिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एस्पेक्ट तो है ही है, धरती पर पैदा हो रहा है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं पर हम इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इसके निर्माण, प्रभाव और शमन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मॉग की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल के बारे में भी पूछ लिया है यूपीएससी ने। कई बार इस तरह के प्रोटोकॉल नहीं पता होते, लेकिन कहीं ना कहीं पे जिन बच्चों ने प्रीलिम्स की तैयारी की थी उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में, थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होना भी चाहिए। क्या है, सबसे पहले बताए भी फोटोकेमिकल्स को, स्मॉग क्या होता है। देखिए ये उत्पन्न, ये बेसिकली आप देखिए एक स्मॉग का ही प्रकार है। देखिए आप क्या होता है, आपको पता है दिल्ली में सर्दियों के दौरान इसकी काफ़ी इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और काफ़ी आपने देखा होगा धुएं के बादल से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है सेहत के लिए, है ना। एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, ओल्ड एज वाले जो लोग हैं उनके लिए आप पिछले प्रश्न में भी ऐड भी कर सकते हैं ये चीज़ कि देखिए जब वायु प्रदूषण बढ़ता है ना, तो एल्डरली जो लोग हैं, जो वृद्ध जनसंख्या, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसके लिए भी हमें थोड़ी तैयारी उनकी करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, फोटोकेमिकल स्मोग उत्पन्न तब होता है जब सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कम से कम एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक से प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। एक VOC होता है ना, वॉल्केनिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ये, ठीक है, वाष्पशील जो कार्बनिक यौगिक होता है, इसके साथ जब मिलकर ये एक प्रक्रिया करता है, ठीक है, तब जाके किसकी उत्पत्ति होती है, फोटोकेमिकल स्मोक की, ठीक है। और आसानी से समझ लीजिए, देखिए NOx जो होता है ना, ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ये कहाँ से उत्सर्जित होता है, कार के धुएं से, ठीक है, कार के धुएं से उत्सर्जित होता है, या फिर कोयला, जो बिजली के संयंत्र होते हैं ना, कोयला से बने होते हैं, वहां से निकलता है ये, ठीक है। तो NOx तो निकल गया यहां से, एक चीज समझिए। और दूसरा मैंने कहा VOC, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, ये कहाँ से उत्सर्जित होते हैं, ये निकलते हैं, जैसे पेंट नहीं हो रहा होता है, ठीक है, वहां से निकल गया, गैसोलीन से हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों से ये निकलता है। अब ये दोनों चीज़ें जब सूर्य का प्रकाश जब आएगा, तो ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करने लगती हैं। ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करके तब जाके बनाती हैं क्या, फोटोकेमिकल स्मोक,
ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये तो बनने की इसका प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया। अब मुझे ये बताएं आप कि इसका नुकसान कब होता है। नुकसान तो होगा ही, आपको पता है किस तरह से एक्सीडेंट भी होते हैं, ठीक है, दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, साफ़ नहीं होती चीज़ें। दूसरा, स्वास्थ्य के बड़े नुकसान है इसके। वायु प्रदूषण, बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषित हो जाती है और कहीं ना कहीं पर फेफड़ों में जमा हो जाते हैं ये। इसको धरातलीय ओजोन भी कहा जाता है, पता है, इसको समझ लीजिए, धरातलीय ओजोन भी होती है। और आपको पता होगा जो ओजोन समताप मंडल में है वो तो हमारे लिए फ़ायदा करती है, ठीक है, सूर्य की जो हानिकारक विकिरणें हैं उससे हमें बचाती है। बट जो धरातल पर ओजोन है ना, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, ये स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। अब जल्दी से आप ये देख लीजिए, गोथेनबर्ग जो प्रोटोकॉल है, पहले तो पता हो कब है, यूपीएससी ने बता दिया, वैसे 1999 का है। इसके अंदर पता क्या है, 3 चीज़ों को लक्षित किया गया है। अम्लीकरण को, सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है ना अम्ल वर्षा वगैरह जो होती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। सुपोषण, सुपोषण क्या होता है बताएंगे। जैसे जल होता है ना, जैसे मान लो झील वगैरह है या फिर आर्द्र भूमि है, वहाँ पर बहुत सारा आप देखेंगे कि जो है मतलब वो पैदा हो जाते हैं पेड़ पौधे, बहुत ज़्यादा उस तरह का एक न्यूट्रिफिकेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है वहाँ पर, बहुत सारे जो हैं वो काई पैदा हो जाती है या उस तरह से चीज़ें। तो वो ना सूर्य के प्रकाश को अंदर नहीं जाने देते, जो जीव जंतु होते हैं जल में उन तक पहुँचने नहीं देते, तो ये काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है। फिर ये कहीं ना कहीं पर ये काफ़ी हानिकारक जो विकिरणें उत्सर्जित करता है, तो नुकसानदायक होता है ये। तो एक तो अम्लीकरण को रोकना, सुपोषण को रोकना, एक तीसरा उद्देश्य इसका है धरातलीय ओजोन को नियंत्रित करना। ठीक है, इसी की बात यूपीएससी ने की भी है कि धरातलीय ओजोन जो है कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये 1999 में ये बनाया गया था प्रोटोकॉल, और ये प्रीलिम्स से हम लोग पढ़ते हैं, इसको लेकर चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो ये 3 उद्देश्य हैं इसके बारे में थोड़ा सा यूपीएससी को आपको बता देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए, हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा भी कीजिए। एक तो मुझे बताइए बादल फटना किसको बोलते हैं, अगर आप इसके बारे में जानते हो तो। ठीक है, बादल फटना क्या होता है। एक ना छोटा सा क्षेत्र होता है, जैसे मान लो कोई इतना सा ये क्षेत्र हो गया, इसी में एक छोटा क्षेत्र और छोटी अवधि, छोटा सा टाइम पीरियड हो, टाइम ड्यूरेशन हो, इसमें एकदम से वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। एकदम से वर्षा ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पर वर्षा का होना, ये बादल फटना है। वर्षा की क्वांटिटी कुछ माप सकते हैं क्या? बिल्कुल माप सकते हैं। जैसे बोला यह जाता है कि 20 और 30 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब बादल फट चुका है ना। अब ये बादल फटता कैसे है, ये जल्दी से देख लेते हैं। आपको पता होगा कि ना जब मानसून आपको पता है ये आपके अरब सागर की शाखा है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, जब ये यहाँ पर मैदानों पर आने लगता है ना, उसके बाद ये हिमालय की तरफ जाता है। ठीक है, हिमालय की तरफ जाता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है ना, यहाँ पर तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत जैसे नमी उत्पन्न हुई, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है, नमी उत्पन्न हुई और यहाँ पर ये संगनित होना चाहती है, मतलब वर्षा के रूप में नीचे आना चाहती है। बट होता क्या है कि ऊपर का जो टेम्परेचर होता है ना, ये अभी भी गर्म होता है, तो ये वर्षा के रूप में नीचे आने के मतलब संगनन होने की बजाय ये और ऊपर चली जाती है और ज़्यादा नमी को, आपको पता होगा ना कि अगर गर्म होती है वायु में जितनी ज़्यादा गर्मी होगी तो उतना ज़्यादा वो नमी को धारण करेगी, तो ये नमी को धारण करते हुए और ऊपर चली जाती है। ठीक है, जबकि जाना इसको नीचे चाहिए था। तो बूंदे जो थी यहाँ पर छोटी छोटी थी, अब ये यहाँ पर बड़ी बड़ी बूंदे हो गई। अब ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इसके वजन को ये सह नहीं पाती और एकदम से नीचे गिरती हैं। इसी को बोलते हैं बादल फटना। बहुत आसान लैंग्वेज में आप लोगों को मैंने समझा दिया। ठीक है, ये बादल फट चुका है। अब बादल फटने से होता क्या, बहुत सारे नुकसान आपको पता ही है। एकदम से फ्लैश फ्लड आ जाती है, एकदम से आप देखेंगे कीचड़ भी आने लगता है, फिर फ्लैश फ्लड आता है, फिर उसके बाद में भूस्खलन होता है। ठीक है, पानी के साथ कीचड़ की। इस तरह से हिमालय के क्षेत्रों में लगातार हम लोगों ने ये घटना देखी। 2022 में एग्जाम्पल देख लीजिए, अमरनाथ में बादल फटा था, अभी हाल ही में कुछ समय पहले की बात है, अमरनाथ में बादल फटा था। तो ये चिंता, बहुत सारा नुकसान हुआ था। ये एक एग्जाम्पल ये दे देंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप और भी कई दे सकते हैं, हिमाचल में कई बार हुआ है, लेकिन आप देंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे केदारनाथ में 2013 में जो बादल फटा था, उससे बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर, सरकारी आंकड़ा कहता है कि 10,000 व्यक्तियों की जान गई थी, पर मुझे लगता है ये कहीं ज़्यादा लोग मरे थे इसमें। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ भी आप लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में बता देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा करें
और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच में संबंध। बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आप, पहले तो मुझे ये बताइए संगठित अपराध होता क्या है? संगठित अपराध क्या होता है? संगठित अपराध ये है जो किसी संगठन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से। ठीक है, और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाता है इसको। और दूसरा एक प्रशिक्षित कार्यबल होता है, प्रशिक्षित कार्यबल होता है, उसके माध्यम से किया जाता है ये। देखिए एक तो क्राइम होता है, आपको पता होगा, लोन वुल्फ अटैक होता है एक, हालांकि ये टेररिज्म से रिलेटेड है। इसके अंदर पता है कोई ऐसा कोई संगठन नहीं है, कोई नेता नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एक रैंडम व्यक्ति है, चाहे भारत में चाहे कहीं में, वो किसी आतंकवादी विचारधारा से प्रभावित हो गया नेट के माध्यम से और उसने अटैक कर दिया खुद के माध्यम से। इसको किसी का सपोर्ट नहीं है, इसने सिर्फ विचारधारा से प्रभावित होकर अटैक कर दिया। संगठित में ये है कि आप एक योजनाबद्ध बनाते, एक टीम होती है, प्रॉपर एक प्लान बनाया जाता है, फिर एक कहीं ना कहीं पर एक काफ़ी स्किल्ड जो है लोग उसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, फिर जाकर एक हमले को अंजाम दिया जाता है। या फिर कोई अगर क्राइम है, जैसे मान लीजिए, अच्छा संगठित अपराध के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार से ये किया जाता है? देखिए आप इसके एग्जांपल देखिए आप, संगठित अपराध कौन सा होता है। देखिए एक तो होता है इसमें, आप मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसमें। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। दूसरा हवाला का जो कारोबार होता है ना, पैसे चेंज करते हैं इधर से उधर, ठीक है, काले धन को छुपाने का एक प्रयास होता है। ये भी काले धन को ही छुपाने का एक, मनी को लॉन्ड्रिंग किया जाता है, मतलब ब्लैक धन को, काले धन को सफ़ेद में तब्दील किया जाता है किसी तरीके से। ये तीसरा और एग्जांपल देखिए, जैसे साइबर अपराध है, साइबर अपराध है, ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, एक टीम के माध्यम से किया जाता है। फिर आप देखिए कि मानव की तस्करी करना, हथियारों की तस्करी करना, ठीक है, हथियार तस्करी, ये सब क्या है ये। जा फिर एक और देख लीजिए यहाँ पर, जाली नोट का जो व्यापार है, ठीक है, जाली नोट का जो व्यापार है, ये भी तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसके अलावा क्या, अब ये अब इसको देखिए, दूसरा प्रश्न जल्दी तुरंत मैं सॉल्व करता हूँ कैसे। आप देखिए आतंकवादी अपने आप को फंडिंग करने के लिए इन्हीं चीज़ों का तो इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, तस्करी करेंगे, ठीक है, साइबर अपराध करेंगे, हथियारों की तस्करी करेंगे, ये तो करते हैं। तो संबंध हुआ कि नहीं हुआ? बेहतरीन संबंध हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह तो, और दूसरा अगर इसको और स्पष्ट तरीके से लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं दोनों एक ही नेटवर्क पर कार्य भी करते हैं। ठीक है, वो उनका हालांकि उद्देश्य दोनों का डिफरेंस है। ये चाह रहे हैं कि ठीक है इनका सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक का उद्देश्य है, ये किसी कट्टरवाद को लेकर या इनको कोई और बड़ा आतंकवादी हमला इनको करना है, तो इनका उद्देश्य डिफरेंट है, बट नेटवर्क एक ही है। वही क्राइम ये कर रहे हैं, वही क्राइम ये कर रहे हैं, ये फंडिंग के लिए ये वाले क्राइम कर रहे हैं, ये वाले, तो इनका आपस में एक बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता है। इसी वजह से जो अब संगठित अपराध है वो कहीं ना कहीं पर बहुत मुश्किल हो जा रहा है एजेंसियों के लिए इसको हैंडल करना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाता है कई बार आईबी और रॉ के लिए कि किस तरह से इनको पकड़ा जाए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर लेते हैं ना। ये देखो बोला क्या जाता है पता है, सहजीवी संबंध बोला जाता है आतंकवादियों के बीच में और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल के बीच में। सहजीवी संबंध है, मतलब तुम हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, दोनों का काम चलता रहेगा। तो फिर अगर दोनों मिल जाएंगे तो किसी भी सरकार के लिए मुश्किल तो हो जाएगी ना ये चीज़। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या है? ठीक है, और समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए किए गए संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि समुद्री सुरक्षा चुनौतियां हैं क्या भारत के पास? ठीक है, बताइए आप। देखिए समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो आप देखिए ना, चीन ही है ना, किस तरह से वो हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, किस तरह से वो साउथ चाइना सी में अपना प्रसार कर रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। दूसरा चुनौती आतंकवाद की भी तो एक चुनौती है। आप मुझे एक बात बताइए, 2008 में भारत में मुंबई पर जब लश्कर तैयबा ने हमला किया, कहाँ से किया था? समुद्र के माध्यम से ही तो आए थे वो लोग, है ना। तो आज भी ये चिंता तो आज भी बनी हुई है, कहीं ना कहीं पर कट्टरता जो है, आईएस आपको पता है किस तरह से अफगानिस्तान में अपने पैर पसार रहा है, और आईएस को कहीं ना कहीं पर एक कट्टरतावादी संगठन है, तो भारत में भी उसके कुछ आतंकवादी पाए गए हैं। तो चिंता की बात तो है ही भारत के लिए। तो सबसे बड़ी चुनौतियां तो यही हैं।
देखिए, एक क्या होता है ना, सुरक्षा चुनौतियां के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि एक तो हम समझेंगे कि किस तरह से जो है क्राइम, जो अपराध हैं वो, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो इस माध्यम से हो सकते हैं, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है आतंकवाद की चुनौती है। तीसरा ये है कि भाई चीन जो है वो कहीं ना कहीं पर इंडो पैसिफिक में चीन जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है। तो भारत को प्रयास करना होगा अपनी जो समुद्री सुरक्षा है ना, उसको किसी तरह से बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाए। कर क्या रहा है भारत इसके लिए? आपको पता होगा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक तो आप सोचिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसके माध्यम से आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत जो है क्षेत्रीय विकास का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि आपस में जो हिंद महासागर के जो सहयोगी देश है उनके साथ मिलकर एक कोऑपरेशन किया जाए, ताकि सब लोग मिलकर कहीं इस दिशा में प्रयास कर सकें। दूसरा ये है कि आप सोचें कि हम लोग सागर इनिशिएटिव चला रहे हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आप मानेंगे कि हिंद महासागर में जितने भी देश जो जिनकी सीमा लगती है उनके साथ मिलकर भारत जो है कहीं ना कहीं पर समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, पायरेसी होती है ना, एक पायरेसी समझते हैं, ठीक है, समुद्री डाकू जो होते हैं, ठीक है, समुद्री लूटमार जो होती है, ये भी एक चुनौती है। ठीक है, तो इन देशों के साथ मिलकर भारत जो है एक तो समुद्री सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने का प्रयास कर रहा है। एक आप और देख सकते हैं जैसे सागरमाला परियोजना है, तो सागरमाला परियोजना के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, अपने पोर्ट को विकसित कर रहे हैं, बहुत बेहतर बना रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें थोड़ा सा हम लोग स्किल जो है वो डेवलप कर सकें। तीसरा आप देखेंगे यहाँ पर कि हम जो तटीय सुरक्षा बल जो है, ठीक है, कोस्ट गार्ड जो हैं, उनको भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग जो है हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो काफ़ी बेहतर तरीके से इस मामले में जब कोई अगर अटैक होता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से काउंटर कर सकें। समझ गए आप? अगला प्रश्न देखिए, हाल के दिनों का आर्थिक विकास जो है श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है, कथन को समझाइए। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो सकता है। देखिए, श्रम उत्पादकता आप समझेंगे क्या होती है, पहले तो मीनिंग को तोड़ लेना है। जब तक आप मीनिंग एक लाइन में बता दोगे ना यूपीएससी को, तो यूपीएससी बड़ा खुश हो जाएगा आपके आंसर देने से। देखिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान, ठीक है, जब इनका उत्पादन हो रहा होता है ना, जो हमारे संसाधन होते हैं, जैसे संसाधन कैसे, जैसे श्रम, जैसे पूंजी, जैसे भूमि, जैसे ऊर्जा, इनका एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो, ठीक है ना, एक कुशल उपयोग हो, इसको बोलते हैं श्रम उत्पादकता, है ना। ये बेहतर होगी तो किसी भी अर्थव्यवस्था में आप सोचिए ना, एक अर्थव्यवस्था का आप जो मानिए कि लेबर प्रोडक्टिविटी का और किसी देश में जीवन स्तर में सुधार का एक बहुत बेहतर रिश्ता बताया जाता है कि अगर आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है, तो आपके देश में मान लीजिए जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी इससे। तो ये किसी भी इकॉनमी के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। ये भारत में अभी कुछ टाइम से देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि दिसंबर 2021 में एक डाटा निकल कर आया, उसमें ये बोला गया कि जो भारत की लेबर प्रोडक्टिविटी है ना, उसमें लगभग 3% तक सुधार हुआ है, ठीक है, 3% से ज़्यादा बढ़ गई है, वो तो कहीं ना कहीं पर अच्छी चीज़ है। अब मुझे ये बात बताइए कि लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो किसी भी देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन भारत में एक समय पर ये बहुत कम रही। मतलब चुनौतियां अगर आप समझना चाहें तो क्या है इसमें, एक तो आप देखेंगे कि भारत में जटिल श्रम कानून है ना, लेबर जो आपके हैं एक्ट हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, इसीलिए तो सरकार लेबर कोड लेके आई है, थोड़ा सा उनको आसान किया जा सके। इतने सारे कानून थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको इम्प्लीमेंट कहाँ पर करना है। दूसरा, देश में नवाचार पर निवेश काफ़ी कम है, ठीक है, इस पर निवेश जो है सरकार बहुत पीछे भागती है। इनोवेशन पर जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो R&D पर हमारा निवेश जो है वो कम है, वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली श्रम उत्पादकता उतने बेहतर तरीके से नहीं बढ़ पाएगी। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, फोकस है, महिलाओं को नज़रअंदाज किया है।
आपको पता है महिला प्रोडक्टिविटी जो रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है महिलाओं की काफ़ी कम है, लगभग 27% के आसपास। ऐसी स्थिति में जिस देश में 50% महिलाएं हैं, उस देश में क्या महिलाओं को नज़रअंदाज करना ठीक है क्या अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से? नहीं ना, बिल्कुल सही नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन पॉइंट्स पर काम करके हम चीज़ों को और बेहतर बना सकें। और हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये तभी संभव है जब हम बेहतर रोजगार ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी संभव है जब हम महिलाओं को इन्वॉल्व करें, वुमेन को इन्वॉल्व करें, है ना। हम लोग कोशिश करें कि डिसेबल को इन्वॉल्व करें, उनके काम को कहीं ना कहीं पर आप यूटिलाइज कर सको, तो बहुत बेहतर चीज़ है। मेरा मानना, पर्सनली मानना ये है कि इस देश में जो भी व्यक्ति है उसकी जो क्षमता है ना, उसके अनुरूप उसका लाभ लिया जाए, अनुरूप लाभ, देश के लिए कुछ तो करे वो। तो अगर एक एक व्यक्ति, मान लो कोई कम सक्षम है, कोई ज़्यादा सक्षम है, अगर देश के लिए हर व्यक्ति को आप यूटिलाइज कर लोगे ना कहीं पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम लोग बेहतर परफॉर्म ना करें, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे रक्षा हो, कहीं पर भी हम बहुत बेहतर काम करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? भारत ने नया टारगेट भी लिया ना, उसके दृष्टिकोण में है ये। उत्तर के औचित्य को सिद्ध करें। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में सहायक हो सकता है क्या? बहुत बेहतरीन और खूबसूरत प्रश्न है। समझिए, 50% ऊर्जा हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर लेंगे, ये पूछा है, पॉसिबल है क्या? ऑब्वियसली पॉसिबल तो है ही, लेकिन हमें क्या करना होगा ना, जैसे हम क्या है ना, भारत की एक कमी रही है, टारगेट्स तो हम बड़े बड़े लेते हैं बट हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हमें क्या करना होगा, पहले तो एक बहुत ही अच्छा टारगेट चलो अब हम लोगों ने ले लिया है, तो इसके लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। जैसे क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये देखना होगा, एक तो जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की कुछ चुनौतियां हैं, जैसे सौर उपकरण बहुत महंगे हैं, उनको हमें कोशिश करना होगा कि भारत में इस्तेमाल, और ज़्यादा से ज़्यादा हम वो आयात करते हैं, तो भारत में जो आसानी उपलब्धता उनकी रहेगी, है ना, आसानी से उपलब्ध होंगे और सस्ते कहीं ना कहीं पर होंगे, तो भारत में सौर ऊर्जा जल्दी से व्यापक पैमाने पर फैल पाएगी। दूसरा, हम यूटिलाइज कर रहे हैं क्या सौर ऊर्जा को? कितनी जो आपकी ज़मीन है, जैसे रेलवे है, रेलवे की कई जगह, हालांकि सरकार प्रयास कर रही है कि सार्वजनिक जो अवसंरचना है, जैसे रेलवे की ज़मीन है या फिर रेलवे के ऊपर जो है, या सार्वजनिक जो भवन हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं पर सोलर पैनल लगा दिए जाएं, तो सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन इसको और प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है। सौर ग्रिड को लेके काम किया है क्या? अभी तक हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किया है। सौर ग्रिड, आप मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी को कोई ऊर्जा, जैसे मान लो कोई किसान है, अगर वो अपने खेत में सौर ऊर्जा उत्पादित कर रहा है, एक्स्ट्रा हो गई तो वो भेज सके ग्रिड में, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा उसका मूल्य मिल सके, तभी तो लोग लगाएंगे ना, वरना सोर्स सेंटर लगाने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है इसकी? कोशिश ये है, देखो कोई भी टारगेट तभी अचीव होता है, पता है कब अचीव होता है? सिर्फ सरकार काम करे तब टारगेट मिल पाएगा क्या? नहीं, जब तक आम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक आम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक नहीं हो पाएगा। वो निजी क्षेत्र जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। इस तरह से आप बेहतर तरीके से आंसर लिखना चाहिए आप लोगों को, डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। जब तक ये सब लोग मिल के काम करेंगे ना, इनकी भूमिका बढ़ जाती है, तो इनको कहीं ना कहीं पर हमें थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि सौर ऊर्जा के लिए ज़्यादातर लोगों को हम लोग जागरूक करें, उपकरण आसानी से उपलब्ध कराएं, और इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अगर वो लोग चाहते हैं तो आसान लोन उपलब्ध कराएं। ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने ही मैं प्रश्न से निकाल रहा हूँ, और ये आप लिख सकते हैं, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की, अच्छा एक इसका सेकंड पोर्शन रह गया, इसको आप देख लीजिए कि सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना सही है क्या? देखिए, पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाती है, आपको पता ही होगा, है ना। पेट्रोल पर सब्सिडी, अब बोला ये जाता है कि पेट्रोल जो है ना, आप देखो CO2 का उत्सर्जन करता है ये, ठीक है, इससे तो कार्बन का इमिशन बढ़ेगा ना, इससे तो नुकसान है, पर्यावरण को भी नुकसान है। कोशिश यही करनी चाहिए, ये बहुत बेहतरीन यूपीएससी ने खुद ही दे दिया, वरना हमें भी आंसर में इस तरह के नवीकरणीय एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जो नवाचारी उदाहरण बता सकते हैं कि भैया ये सब्सिडी आप यहाँ से थोड़ा सा कम कर दीजिए और उसको लगाइए सौर ऊर्जा में, नवीकरणीय ऊर्जा में। सौर ऊर्जा मतलब पवन ऊर्जा में भी लगा सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा बेहतर वर्क कर रहा है इस टाइम पे, तो इसमें लगा कर ना गैर परंपरागत जो स्रोत हैं ऊर्जा के, उसमें लगाकर हम काफ़ी बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सिडी दी गई, कुछ फायदा कर रही है क्या पेट्रोल में? कुछ फायदा नहीं है, उसका नुकसान ही है लॉन्ग टर्म में, तो हमें थोड़ा सा ये चीज़ की जा सकती है, इसके पक्ष में आप लोग अच्छे से लिख देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो है, इसकी बॉटलनेक्स क्या हैं?
देखिए समझेंगे इस चीज़ को। देखिए ये फिर से खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा ही क्वेश्चन है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग से, पर इसको विपणन से जोड़कर यूपीएससी ने लिखा है, ठीक है। मार्केटिंग क्या होता है इसमें, देखिए हम यहाँ पर मैं अपस्ट्रीम लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं डाउनस्ट्रीम लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ लेंगे। देखिए होता क्या है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, समझिए इसको। इनपुट सामग्री होती है ना, जैसे रॉ मटेरियल, कृषि जो है, कृषि का जो कृषि सामग्री जो है, खेत में फसल तैयार हुई, ये आपकी कहीं ना कहीं पर इनपुट सामग्री है फाइनल उत्पाद के लिए, यहाँ पर अंतिम उत्पाद पैदा होगा, है ना। तो इनपुट सामग्री के स्तर पर उत्पादन के लिए उपयोगी इनपुट सामग्री जो है उसके स्तर पर क्या बाधाएं हैं, ये प्रश्न है। कौन सी बाधाएं हो सकती हैं, ये इनपुट के स्तर पर आप देख सकते हैं ना, किस तरह से जो है वर्षा कई बार मतलब रेगुलर नहीं रहती है तो फसलों को नुकसान हो जाता है, फसल कटाई सही समय पर नहीं होती है, फसलों की कटाई सही समय पर नहीं होती है, ये एक चिंता है। तो कोशिश, और जैसे परिवहन है उनका, ठीक है, आपको पता है बहुत सारी फसलें खराब हो जाती हैं अच्छे तरीके से परिवहन ना किया जाए, तो ये तो कुछ बॉटलनेक्स यहाँ पर हैं, इसको दूर करने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मान लो अंतिम उत्पाद में तब्दील करते हैं हम कृषि के किसी उत्पाद को, है ना, कपास से हम लोग कपड़ा रेशम बनाते हैं, कुछ भी चीज़ें अगर मान लो कपास से हम लोग तैयार करते हैं कपड़े, सूत जैसे, तो इस चीज़ को अंतिम उत्पाद में तब्दील करना है, ठीक है। तो अंतिम उत्पाद में तब्दील करने के लिए हमें एक बेहतर तकनीक चाहिए, है ना। कहाँ पर तकनीक इस्तेमाल करेंगे, फूड प्रोसेसिंग उद्योग में, खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग होता है वहीं पर तो तकनीक होनी चाहिए एक अच्छी, तो एक अच्छी तकनीक के माध्यम से हम इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं, जल्दी से हम उसको अंतिम उत्पाद में तब्दील कर सकते हैं। दूसरा, बाजार तक पहुँच बहुत आसान हो, मतलब प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, अब पड़ा है वो वहीं पर उद्योग में ही, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो फ़ायदा क्या हुआ उसका, सही समय पर पहुंचना चाहिए ना, क्योंकि अगर वो तैयार प्रोडक्ट ज़्यादा समय तक वहीं पर पड़ा रहेगा तो उसका तो नुकसान हो जाएगा ना, ठीक है, उसकी क्वालिटी में भी कमजोरी हो सकती है या वो चीज़ें भी खराब हो सकती हैं। दूसरा, जल्दी खराब होने वाली जो चीज़ें हैं जैसे सब्जी, जैसे फल, इनका प्रसंस्करण थोड़ा जल्दी और इनके परिवहन की उचित व्यवस्था हो, बाजार तक ये जल्दी से पहुंच सकें, नुकसान नहीं होना चाहिए। दूध वगैरह जैसे होता है खराब हो जाता है रास्ते में जाते जाते, तो ये चीज़ें जो हैं दोनों स्तर पर देखना होगा कि भाई डाउनस्ट्रीम लेवल पर थोड़ी सी बॉटलनेक्स क्या हैं और अपस्ट्रीम लेवल पर बाधाएं क्या हैं, वो दोनों हम लोगों ने चर्चा कर ली, इनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इंटीग्रेटेड जो है फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए बहुत आसान है, समझ लीजिए इसको। एक तो ये आधुनिक तकनीक है खेती की, ठीक है, आधुनिक तकनीक है, इसके अंदर क्या होता है आपको पता है, मिश्रित कृषि किसको बोलते हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होता, ठीक है। मिश्रित कृषि क्या है, कृषि प्लस पशुपालन, ठीक है, ये है मिश्रित कृषि, ठीक है। बट ये जो पूछा है यूपीएससी ने समेकित कृषि प्रणाली, इसमें पता क्या है, ये कृषि के साथ साथ इसमें बागवानी होगी, देखिए मैं आप लोगों के सामने निकाल रहा हूँ चीज़ें, बागवानी होगी इसमें। दूसरा क्या होगा, पशुपालन होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, कुक्कुट पालन होगा, पोल्ट्री फार्म, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, मछली पालन, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं कृषि के साथ में होती हैं, कृषि प्लस ये सब चीजें प्लस में ये कर दोगे तो क्या बोलते हैं इसको, समेकित कृषि। अब मुझे बताइए कि अगर ये होगा तो इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, फायदा ही होगा ना। क्या फायदा होगा, यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से, बेनिफिट क्या है छोटे किसानों को। अब आप सोचिए भारत में जो कृषि है वो वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है, 60% से ज़्यादा क्षेत्र जो है वो वर्षा की अगर मानसून में अच्छी वर्षा होगी ना तभी फसल होगी, तो ये तो चिंता की बात है ना। मानसून खराब, इसका मतलब फसलों का नुकसान। अगर हम साथ में बागवानी करते रहें, अगर हम साथ में पशुपालन करते रहें, अगर हम साथ में मछली पालन करते रहें, तो क्या हमारी जो अर्निंग का स्रोत है वो डाइवर्स हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा ना। कई जगहों से हमें आय आ रही है किसान को, तो इस स्थिति में कृषि क्षेत्र का विकास होगा कि नहीं, कृषि क्षेत्र का विकास होगा तो किसान का विकास, किसान की आय दोगुनी होगी। सरकार का प्रयास भी है कि जल्दी से जल्दी किसान की आय को दोगुनी किया जाए। तो ये सब चीज़ें इसके साथ पॉसिबल हैं कि नहीं है ना, तो बस फायदा यही है और क्या बताना है इसमें, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट फॉर्म में आप लोग बता सकते हैं। अगला देखते हैं, 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, समाचारों में दूसरी बार प्रश्न पूछा यूपीएससी ने इस पे। अनन्य विशेषताएं कौन सी है इसकी, श्रेष्ठ कैसे है, इसके उद्देश्य क्या है। अब समझिए यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम लोग देख लेते हैं कि आखिर है क्या ये। पहले तो किसने भेजा है, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडाई स्पेस एजेंसी जो है, ठीक है। इन तीनों का मिलकर ये एक प्रयास है,
ठीक है, आप सोचिए टेलीस्कोप क्या होता है, बेसिकली निगरानी करता है, कि देखता है, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स वगैरह को नज़र पे करता है। अच्छा, आप देखिए, इससे पहले हब्बल टेलीस्कोप नासा ने भेजा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो अब वो रिटायर हो गया है, तो उसकी जगह पर ये भेजा गया है, ठीक है। एक चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, इसका क्या है, अभी एक तो हुआ क्या, लेटेस्ट अभी कुछ समय पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ना, इसी टेलीस्कोप ने 5 अलग अलग तस्वीरें जारी की आकाश की, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, कि कैसे दिख सकता है आकाश, यहाँ से कैसे दिखेगा, यहाँ से कैसे, तो 5 अलग अलग तस्वीरें जारी की, इसलिए ये न्यूज़ में था, यूपीएससी ने प्रश्न इसलिए पूछा है। और दूसरा, ये कहाँ पर L2 लैंग्वेज एक बिंदु होता है जहाँ पर स्थिर, पृथ्वी से दूर होता है ये चीज़ें, तो वहाँ पर स्थिरता रहती है, किसी भी टेलीस्कोप को आप वहाँ पर इस्टेब्लिश करोगे तो वहाँ पर स्थिर तरीके से वो जो भी है निगरानी गतिविधियाँ कर सकता है। ये देख लिया आपने, यहाँ पर स्थित है। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी विशेषता क्या है। एक तो ये सबसे बड़ा इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। दूसरा, ये क्या करेगा, जो बेसिक जो इसका बेनिफिट होगा ना, या इसका जो काम है वो समझ लीजिए आप क्या करेगा। ये जैसे बिग बैंग हुआ था ना, आपको पता है बिग बैंग हुआ था, ठीक है, ब्रह्मांड का इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद से कई ग्रह बन गए, पृथ्वी उनमें से एक था, कई ग्रह, मंगल, पृथ्वी, ये सब बन गए। इसके बाद क्या घटना हुई अंतरिक्ष में, इसको जानने का प्रयास करेगा ये, ठीक है। दूसरा, इसके साथ ये क्या है, ये छोटी जो आकाश गंगाएं हैं ना, जैसे हब्बल टेलीस्कोप ना थोड़ा बड़ी आकाश गंगा को ही नोटिस कर सकता था, ये छोटी छोटी आकाश गंगा को भी ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। उसके बारे में नई आकाश गंगाएं खोजेगा तो हमें पता चलेगा ना कि कहाँ पर कौन सी आकाश गंगा स्थित है, गैलेक्सी कौन कौन सी हैं, कितनी दूर है सूर्य से, उनका हमारे सूर्य पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनके उधर से आने वाली वेव्स का हम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब चीजें नोटिस करेगा ना। तो इससे क्या उत्पत्ति पता लगेगी, ब्रह्मांड के रहस्य जो हैं, जो आज भी रहस्य बने हुए हैं, उनको खोलने का कहीं ना कहीं पर हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बस यही है, कुछ और नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये प्रयास इन सब तीनों एजेंसियों के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है, वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं, कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धतियां अपनाई हैं। अब वैक्सीन को लेकर फिर से प्रश्न पूछ लिया है। एक तो मुझे बताइए कि वैक्सीन होता क्या है। पैथोजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, इनके विरुद्ध हमें सुरक्षा प्रदान करता है वैक्सीन, ठीक है। ये अटैक करते हैं ना ह्यूमन बॉडी पे, तो हम जैसे मान लो अगर हम लोगों ने वैक्सीन ले ली, ठीक है, हमारी बॉडी में गई, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जब जैसे मान लो ये विकसित कर देता है, ठीक है। होता क्या है कि जब अगर मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, जब भी वायरस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह अटैक करने का कोशिश करेंगे ना, जैसे कोविड-19 का वैक्सीन, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको पता लग जाएगा कि कुछ अटैक हो रहा है। जैसे ही उसको पता लगेगा वो एंटीबॉडी वो कर देगा, रिलीज कर देगा। तो एंटीबॉडी रिलीज कर देगा ना, तो यही एंटीबॉडी जाके इनसे टकराएंगी और इनको नष्ट कर देगी, इस वायरस को नष्ट कर देंगी। यही काम है वैक्सीन का, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वैक्सीन का वर्क हो गया, कार्य भी ऐसे करता है, हम लोगों ने देख लिया। अब एक सिद्धांत इन्होंने पूछा है कि आधारभूत सिद्धांत क्या है। देखिए, एक चीज मुझे बताइए, बहुत आसानी से मुझे एक चीज को बताइए कि मानव शरीर के साथ इसका प्राकृतिक संबंध है, ठीक है, वैक्सीन का। ये कहीं ना कहीं पर इसको पैथोजन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ये तो आप क्लियर हो गया। सिद्धांत पता है क्या है, सभी को समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए वैक्सीन। ये भारत की सबसे बड़ी डिमांड रही है कि हम चाहते हैं कि अफ्रीका के देश भी कहीं ना कहीं पर, क्योंकि उनमें भी कोविड-19 का इशू है, तो उनके पास भी उपलब्ध हो। जापान और भारत मिलकर प्रयास भी करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देश ना कहीं पर, और यूके जैसे देश, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी हैं वैक्सीन की, तो वो लोग दिक्कत करते हैं कि नहीं, हम इनको आसान उपलब्धता नहीं देंगे, हमें पैसे चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, हम जितनी महंगी है उतनी ही देंगे। तो भारत चाहता है कि देखिए ये गरीब देश हैं, इनको आसान उपलब्धता दीजिए ना, क्योंकि जरूरी है। वायरस है तो वायरस तो कल को अगर यहाँ पर भी फैलेगा तो हमें नुकसान ही करेगा ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर समान रूप से उपलब्धता एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है किसी भी वैक्सीन प्रोग्राम के लिए, ठीक है। बस यही यूपीएससी पूछना भी चाह रहा है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, वैश्विक तापन की चर्चा करें, वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख करें, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रणों को समझाइए। अच्छा, एक उसमें प्रश्न में मुझे लगता है चीज़ रह गई है कि भारत में कौन से वैक्सीन निर्माताओं ने कौन कौन सी पत्तियां अपनाई हैं। देखिए, वैक्सीन किस तरह से बनती हैं। देखिए, एक होता है
असक्रिय वैक्सीन, ठीक है, एक होती है सक्रिय वैक्सीन। इसमें वायरस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसमें वायरस ऑलरेडी जीवित रूप में होता है, इसमें मृत रूप में होता है। वायरस तो इस्तेमाल होता है लेकिन मृत रूप में होता है, ठीक है, एक्टिव नहीं होता है, इसमें एक्टिव होता है। दूसरा, आरएनए की वैक्सीन बनती है, ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़ें देखिए भारत में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोविशील्ड बनी, ठीक है, एस्ट्रोजेनेका की वैक्सीन थी, तो भारत में इसको कहीं ना कहीं पर भारत में इसका भी विकास किया गया। दूसरा, कोवैक्सीन बनी। अब को एक बनाया कार्बोवैक्स टीका, ठीक है, एक कार्बोवैक्स टीका बना। ये कार्बोवैक्स टीका क्या है? ये आरएनए टीका हो गया, ठीक है, ये आरएनए का टीका हो गया। आरएनए टीका कौन सा होता है जल्दी से समझ लीजिए, स्पाइक प्रोटीन जो होता है ना वायरस का, उसी का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है, स्पाइक प्रोटीन का ही इस्तेमाल करके इसको बना दिया जाता है। तो काफ़ी बेहतर वैक्सीन बनाई जाती है ये, ठीक है। मॉडर्ना की और इन सब की वैक्सीन जो अमेरिका की है वो आरएनए टीका की ही है, ठीक है। एक आप मानेंगे कि थोड़ा सा एक ड्रग थी, ओरल ड्रग भी थी एक, जो हमारे मतलब साइंटिस्टों ने इस्तेमाल की, वो थी मोलनुपिरावीर, ठीक है, मोलनुपिरावीर। ये एक ओरल ड्रग थी जो हम लोगों ने इस्तेमाल की थी कोविड-19 के दौर में। अगला देखिए, पहले तो ये पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ये तो देखिए आप बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देश का, धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है आपको पता है, कारण क्या है? कोयला, सबसे बड़ा कारण ये है, ठीक है। जो गैसें उत्सर्जित होती हैं ना, तो हीट टेम्परेचर जो है, हीट बढ़ती है ना। होता क्या है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी ना, तो ये जो उत्सर्जन होता है ना, जैसे कोयला से उत्सर्जन होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, तो कार्बन उत्सर्जन क्या करता है, ज़्यादा हीट को सोखता है। जैसे आप एक बात बताइए, जैसे मान लो ये बिजली से अंतर है, यहाँ से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। अब कार्बन उत्सर्जन जो ये ब्लैक कार्बन होता है, छोटे छोटे कण जो होते हैं, इस पे हीट ऑब्जर्व करता है ये ज़्यादा, ये वापस नहीं जाने देता है। जैसे आपको पता होगा सूरज की जो किरणें हैं, जैसे ये सूरज, इसकी किरणें पृथ्वी पर आती हैं ना, तो कुछ जो किरणें जो आती हैं सीधी, वो उनको तो रोकते नहीं है ये, लेकिन जब ये वापस जाने लगती है ना, तो यही कार्बन के कण इसको रोक देते हैं और आपस में यहाँ पर सोख लेते हैं। तो सोख लेते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है, ताप बढ़ने लगता है। प्रकाश को सोख रहे हैं ना ये, ठीक है, किरणों को, तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो इससे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ तो आप लोग समझ गए। जिम्मेदार क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कोयला जो है सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो कोयला है। बाकी छोटी मोटी गैसें भी और कई, जैसे मीथेन है, इससे भी जो माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन, और ये सब गैसेज वहाँ पे भी हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में जो यूपीएससी पूछ रहा है, इन सब तरीके की गैसें ही वहाँ पे इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और ये सब चीज़ें, ओजोन भी। तो अब ये अगर गैसों की वजह से जो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इसको नियंत्रण करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके प्रभाव समझ में आए आपको? अच्छा चलो प्रभाव देखिए, यहाँ पर प्रभाव देखिए, इसके प्रभाव क्या होंगे। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बादल फट रहे हैं, बहुत घटनाएं तेजी से हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज का ही ये प्रभाव है, ठीक है। आप सोचिए, दूसरा कई सारे प्रभाव, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, इससे भी पहले आप देखिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं क्योंकि हीट बढ़ रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो ग्लेशियर पिघलाव हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, यहीं से आप जोड़ दीजिए कि जल स्तर बढ़ रहा है समुद्र में। अब समुद्र में जल स्तर बढ़ रहा है, मान लो बढ़ रहा है, तो आप सोचिए ये छोटे छोटे जो देश हैं, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, इन देशों का जीवन तो अस्त व्यस्त हो जाएगा, ये तो नष्ट ही हो जाएंगे, डूब जाएंगे पानी में ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर चिंता की स्थिति है या नहीं है। उसके अलावा मौसम में देख लीजिए ना, किस तरह से मौसम में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। मौसम में बदलाव कैसे, देखिए भारत में क्या था, एक समय पर निश्चित होता था कि यहाँ पर इतनी बारिश होगी, अब कुछ निश्चित है क्या? रेगिस्तान में बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये क्या है? क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। हिमालय में बहुत सारी बारिश हो रही है, नहीं होनी चाहिए थी इतनी ज़्यादा, वहाँ पर हो रही है। भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ही तो है। उसके अलावा आप देखिए कितनी स्पीशीज़ हैं, जो प्रजातियाँ हैं वो नष्ट होती चली जा रही हैं, है ना। कितनी प्रजातियाँ जो नष्ट होती चली जा रही हैं क्योंकि वो हीट नहीं सह पा रही हैं, वो ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, तो वो मर ही चली जा रही हैं। जैसे मछलियाँ ज़्यादा गर्मी नहीं सहन कर सकती हैं, ठीक है, तो मछलियाँ क्या कर रही हैं पता है? जो आपका उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध के क्षेत्र से जा रही हैं वो ठंडे पानी की तरफ, ठीक है, दोनों तरफ। तो ये सब चीज़ें क्या है, इससे तो समुद्री क्षेत्र को भी नुकसान हो गया ना। और देख लीजिए प्रवाल भित्ति, ठीक है, प्रवाल जो भित्ति है वो भी तो नष्ट हो रही है, ठीक है। कोरल रीफ जिनको बोला जाता है, वो भी टेम्परेचर ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। कितने ही प्रभाव मैं आप लोगों को गिना सकता हूँ क्लाइमेट चेंज के, यहीं बैठे बैठे आप लोग भी अच्छे से देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। नियंत्रण क्या करना है? सबसे पहले तो ये है ना कि जो पेरिस समझौता है,
किया है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का उत्तराधिकारी क्या है, पेरिस समझौता है। अब पेरिस समझौते को प्रभावी तो बनाओ, इसको प्रभावी क्रियान्वयन हो, इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो, ठीक है, प्रभावी क्रियान्वयन हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो जो फंसा हुआ है ना मेन मुद्दा, $100 बिलियन की एड चाहिए विकासशील देशों को, जो कि विकसित देश प्रदान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। विकसित देश जो हैं ये नहीं देना चाह रहे हैं $100 बिलियन। अब भारत जैसे देश कैसे करें क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि क्या है ना, पैसा क्यों चाहिए, किसी से अगर एक प्रश्न पूछा जाए तो पैसा क्यों चाहिए, पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए नई तकनीक तो चाहिए। फॉर एग्जांपल ई वाहन चाहिए। ई वाहन ऐसे बन जाएंगे क्या हैं, बैटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तरफ प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो वो कहाँ से आएगा, विकसित देश सपोर्ट करेंगे तभी। क्यों विकसित देश से मांग रहे हैं हम, कोई हम ऐसे थोड़ी है कि विकासशील देश भिखारी हैं जो आप लोगों से मांग रहे हैं, नहीं, वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारा हक है। क्यों हक है वो भी समझ लीजिए, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, CBDR का। इसके अंदर ये होता है, देखिए एक समय पर ब्रिटेन ने, यूके ने, USA ने, जापान ने, इन देशों ने औद्योगिक क्रांति लाई, बहुत तेजी से कार्बन का उत्सर्जन किया, कोयला जलाया है। उस समय तो इन लोगों ने अपना विकास तो कर लिया। अब जब भारत जैसे देशों की विकसित विकास करने की बारी आई तो ये क्लाइमेट चेंज के राग अलापने लगे। तो भाई ठीक है, हम भी कर लेंगे क्लाइमेट चेंज कंट्रोल, लेकिन आप हमें थोड़ा पैसा तो दो। आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए कंट्रोल करने की, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा उत्सर्जन किया है। यही डिमांड भारत की हमेशा से रही है, इस पर विकसित देश एग्री नहीं करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ना, ये वाले का, इसका इस्तेमाल करके चाहिए क्या, $100 बिलियन की एड, इस पर काम करना चाहिए। जितने भी क्लाइमेट चेंज के वो हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, उस पर इन्हीं मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा हो रही है और सहमति नहीं बन पा रही है। तो प्रभावी क्रियान्वयन जब तक आप किसी चीज़ का सुनिश्चित नहीं करेंगे, भारत तो देखिए ना ISA के माध्यम से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से किस तरह से प्रयास कर रहा है, किस तरह से भारत जो है 50% का नवीकरणीय ऊर्जा का टारगेट भारत ने लिया है, पेड़ भारत में वन क्षेत्र वो भारत बढ़ाता चला जा रहा है। ये सब चीज़ें भारत अपने लेवल पे तो कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय विषय को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। आपको पता है ना, यूरोप में कई जगह पर क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई है, ठीक है, जलवायु आपातकाल। सबसे पहले कहाँ लगा था, UK में, फिर आयरलैंड में। ये सब क्या है, वहाँ पर तो काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया अब आप एक्शन लीजिए क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी लेट हो गए हम लोग। तटीय अपरदन के कारणों और प्रभावों को समझाइए। खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या है। जल्दी से देख लेंगे इस प्रश्न को, ज़्यादा मतलब वो नहीं है, इस प्रश्न को देखने के कुछ बात ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। सबसे पहले आप ये देखिए, तटीय प्रबंधन, जैसे आपको पता है ना कि तटीय अपरदन क्यों होता है। जैसे ये समुद्र है, ठीक है, क्यों होगा इसका अपरदन, क्योंकि विकास गतिविधियां आप लोग यहाँ तक ले आए, ठीक है। पर्यावरण का ना, जैसे समुद्र का एक क्षेत्र होता है, उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है, बट हम लोग क्या है ना, विकास की गतिविधियों में वो सब चीज़ें भूल गए हैं, हम वो सब चीज़ें भूल रहे हैं, ठीक है। किस तरह से आपको पता है, अगर मान लो वहाँ पर चक्रवात आ रहे हैं, ठीक है, प्राकृतिक कारणों से, फिर विकास के कारणों से, मानव निर्मित कारणों से तटों का अपरदन चला जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले आप एक चीज़ बताइए, सी वॉल्स का एक कॉन्सेप्ट है, समुद्री दीवार बना दो आप, ठीक है, रेत की दीवारें टालू के टाइप में खड़े कर दो, ताकि वहाँ पर अपरदन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ वहाँ पर बनी रहे। दूसरा एग्जाम्पल क्या, मैंग्रोव सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि नहीं, मुझे बताएं। मैंग्रोव अगर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा चक्रवातों से और तूफानों से सुरक्षा करते हैं तटों की, ठीक है, और तटीय क्षेत्रों की। तटीय क्षेत्रों पर लोग भी तो निवास करते हैं, उनकी भी सुरक्षा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पर मैंग्रोव एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। तीसरा, वन श्रृंखला लगा सकते हैं आप वहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियल बीच बना सकते हैं आप लोग, कृत्रिम बांध बोलते हैं जिसको। ये सब चीज़ें टेक्निक्स हैं तटीय प्रबंधन की, इसमें और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्कशन हमारी काफ़ी लेंदी हो गई है। साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं। साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित की है। देखिए, ये जो रणनीति है ना, ये 2020 में भारत ने विकसित की है। हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले एलिमेंट देख लीजिए, जो तत्व पूछे हैं ना, एलिमेंट क्या है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन कौन से एलिमेंट है, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए एप्लीकेशन की सुरक्षा जो है, ठीक है, जो भी सरकारी स्तर की ऐप है, ऐप है, जैसे मान लो कोविड-19 को लेकर एक ऐप बनाई गई थी, बहुत सारी सरकार की ऐप हैं, इनकी सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से, इसके तत्व हैं साइबर सुरक्षा के। दूसरा देखिए, सूचना की सुरक्षा, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी,
ठीक है, साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये भी एक इनका इसका इंपॉर्टेंट तत्व है। अब सोचिए, गंभीर सुरक्षा सूचना अगर हमारी चोरी हो जाती है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे हमारी सूचनाएं चोरी हो जाती हैं, मान लो परमाणु संयंत्र से कोई सूचना चोरी हो जाती है, साइबर सुरक्षा के अटैक होता है, कोई हमला होता है, चिंता की बात होगी कि नहीं होगी ना, तो हमें उसको सिक्योर करना है। नेटवर्क सुरक्षा, ठीक है, सरकार का जो नेटवर्क है, जो वेबसाइट्स हैं, उन सबको बहुत अच्छे से सिक्योर करना। फिर उसके बाद में आप सीखेंगे ऑपरेशनल सुरक्षा, कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, कार्य कर रही है, उसके अंदर ऑपरेशनल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है ताकि उसके अंदर कोई छेड़खानी ना कर सके। ये कुछ एलिमेंट्स है जो मैंने आप लोगों को बताए। अब मुझे आप रणनीति पर जल्दी से बात कर लेते हैं क्या है। देखिए 2000 मैंने आपको बोला ना कि 2020 में भारत ने ये रणनीति साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित की है 2020 में। इसी संदर्भ में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। अब इस रणनीति के क्या पहलू हैं, पहले तो मुझे ये बताइए साइबर सिक्योरिटी के जो रणनीति है ये ज़रूरी है क्यों। एक तो साइबर हमले भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, साइबर हमले बढ़ते चले जाए, ये आप थोड़ा डायग्राम फॉर्म में वहाँ पे दिखा भी सकते हैं आंसर में। बढ़ते चले जाए किस तरह, आपको पता होगा कि तमिलनाडु का जो कुडनकुलम संयंत्र है या महाराष्ट्र का जो परमाणु संयंत्र है, वहाँ पर चीन द्वारा अटैक किया गया, साइबर हमला किया गया। चिंता की बात थी ना, कुछ समय के लिए संयंत्र जो है वो ठप हो गया था, जबकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमारा गंभीर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है, जैसे बैंकिंग की सूचना, जैसे चिकित्सा व्यवस्था की सूचना, जैसे परमाणु संयंत्र की सूचना, ये गंभीर अवसंरचना है हमारे देश की, इसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है वरना खतरे में पड़ सकते हैं हम। दूसरा आप देखिए कि डिजिटल उपयोग में वृद्धि हो रही है। कोविड-19 के बाद आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग डिजिटल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट सिस्टम भी है डिजिटल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें साइबर सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं पर ध्यान देना ही होगा। अब देखिए रणनीति के कौन से पहलू हैं जो 2020 में बनाई। एक तो ये देखिए बोला इसमें ये गया कि सार्वजनिक सेवाओं का ना बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण किया जाएगा, ठीक है, डिजिटलीकरण किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पर उसमें करप्शन और वो सब चीज़ें हम लोग पता चलेंगी और साथ में हम उसको थोड़ा सा मॉनिटरिंग अच्छे से कर पाएंगे। जैसे साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं साइबर सुरक्षा से संबंध में, वो इसको ध्यान से जब जब डिजिटल होंगी तभी तो हम लोग नोटिस कर पाएंगे। दूसरा क्या है, आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन जो है उसकी सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसका पहलू रणनीति का क्या है कि गंभीर अवसंरचना, मैंने अभी बोला ना कौन कौन सी है, जैसे बैंकिंग की, ठीक है, गंभीर अवसंरचना जो है इसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। जैसे परमाणु संयंत्र जो सूचना है, ये सब चीज़ें जो हैं, थोड़ा सा बिजली संयंत्र जो है, ये गंभीर अवसंरचना है देश की, रेलवे, इन सब के बारे में थोड़ा सा अच्छे। आप सोचिए रेलवे में अगर साइबर अटैक होता है तो किस तरह से दुर्घटनाएं हो सकती हैं, पता है आपको, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरा इसका पहलू क्या है, राज्य स्तरीय सुरक्षा पर भी काम हो, साइबर सुरक्षा, ठीक है, और साथ में छोटे व्यवसाय जो हैं उनकी सुरक्षा, जैसे मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और भी कई सारे पहलू हैं बट आप सारे नहीं दिखा सकते एग्जाम्पल में, बहुत लिमिटेड वर्ड लिखने होते हैं आपको, ये 4-5 पॉइंट आप लोग दिखा के एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप मुझे, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा नक्सलवाद को लेकर, ठीक है, नक्सलवाद को लेकर एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है, ये तो बात सही है। क्यों? क्योंकि जब नक्सलवाड़ी गांव से 1967 में नक्सलिज्म शुरू हुआ था ना, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही बोला गया था कि विकास नहीं है हमारे क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में विकास हो गया बट हमारे नहीं है। ऐसी स्थिति में ही नक्सलवाद शुरू हुआ था, तो हमें भी तो काम वही करना चाहिए। आप देखिए सरकार क्या, देखिए नक्सलवाद के बारे में तो आप लोग अच्छे से पता होगा ना, आप लोगों को बेसिक तो पता ही होगा कि किस तरह से नक्सलवाड़ी गांव से ये चीज़ें शुरू हुई थी। और ये लोग, अब इन लोगों ने हथियार उठा लिए, ठीक है, हथियार उठा लिए किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध हथियार उठा लें। अलग अलग डिमांड से, कोई चाहता है हमें वृद्ध नागालैंड दे दो, अलग से देश बना दो, कोई कुछ और चाह रहा है, मणिपुर का क्षेत्र चाह रहा है, तो सरकार से वो अपने हथियार के दम पर अपनी मांगे मनवानी चाहते हैं। अभी आप कुछ समय पहले नागालैंड में अटैक भी हुआ था, ठीक है, नक्सलिज्म वाले अटैक करते रहते हैं सुरक्षा बलों पर। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, देखिए एक तो आपके पास रणनीति ये हो सकती है कि आप सबको मार दो, मतलब सुरक्षा बलों को भेज के ना सबको खत्म कर दो, ये देखिए बेहतर रणनीति नहीं होती है। आपको 2 लेवल पे काम करना चाहिए। देखिए यही इस तरह से डायग्राम बना के आप लिख सकते हैं। जैसे एक तो आप वर्क ये करेंगे कि आप विकास पर काम करेंगे, जो उनकी सबसे पहली कमजोरी है। जैसे अगर उस क्षेत्र में विकास होगा ना, ये लोग क्या करते हैं, नक्सली क्या करते हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं ना छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, उनमें उनको क्या बोलते हैं कि देखिए आपका विकास नहीं हुआ है,
आपके पास सड़कें नहीं हैं, आपके पास शिक्षा व्यवस्था नहीं है, इस तरह आप लोग छोड़ दीजिए और हमारे साथ आ जाइए और सरकार के विरुद्ध लड़ाई करें। अगर हम वहाँ पर विकास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़रूरी है ना, इन लोगों का जो ये टारगेट है ये विफल हो जाएगा, फिर लोग क्यों इनमें इन्वॉल्व होंगे, जनजातीय क्यों इन्वॉल्व होंगे। दूसरा, कई चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे मान लो वहाँ पर कौशल विकास हो, ठीक है, अगर बेहतर कौशल विकास हो, वहाँ पर बेहतर सड़कें हम बना दें, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हम कर दें, पेयजल की व्यवस्था कर दें, तो क्यों वो लोग उधर जाएंगे। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा, हम ये कर सकते हैं, आप देखेंगे इस चीज़ को कि जहाँ पर दिक्कत ज़्यादा है, जहाँ पर विकास से काम नहीं चल रहा है, वहाँ पर सुरक्षा बल हैं ही, उनका आप इस्तेमाल करें। बट ये जो अफवाह वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, या ज़्यादा सुरक्षा बलों का इस्तेमाल, ये कहीं ना कहीं पर अच्छी चीज़ नहीं होती है। जिस चीज़ को जितना बल से दबाने का प्रयास होगा ना, फोर्स से दबाने का प्रयास होगा, वो उतना ज़्यादा वापस निकल कर आती है। सरकार ने कुछ प्रयास भी किए, जैसे डिमोनेटाइजेशन जब किया ना, तो नक्सलियों की फंडिंग पर रोक लगी, ठीक है। एक यहाँ पर सरकार का इनिशिएटिव जरूर आप मेंशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समाधान, ठीक है। समाधान पहल सरकार, वर्तमान सरकार ने शुरू की है। जैसे इसके ना कुछ कुछ फुल फॉर्म है, कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे स्मार्ट लीडरशिप है, ठीक है, स्मार्ट लीडरशिप, ऐसे मतलब स्मार्ट लीडरशिप हो गया। दूसरा क्या है, अग्रेसिव स्ट्रेटेजी, अग्रेसिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। तीसरा क्या है, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इस तरह से कुछ है। या लास्ट का जो एन है, इसके बारे में आप देखेंगे, नो एक्सेस टू फंडिंग, मतलब उनकी फंडिंग ही रोक दो, जहां से उनको नक्सलियों को फंडिंग मिल रही है उसको रोको। इसी नक्सलियों को फंडिंग को रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था, एक पहलू ये भी था। तो ये कुछ प्रयास सरकार ने किए हैं, ऐसे हम लोग फायदा कर सकते हैं, नक्सलिज्म को रोक सकते हैं। नक्सलिज्म होता क्या है, नक्सली, ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि पूरे अच्छे तरीके से हम लोग इसको डिस्कस कर लें, ठीक है। थोड़ा सा 10 से 15 मिनट डिस्कशन लेंदी हो गई है, बट मुझे लगता है कि समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। 20 के 20 प्रश्न हम लोगों ने एक ही बार में आज के आज डिस्कस कर दिए। जरूर से देखें इस वीडियो को और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुंच पाएं। और आप लोग इसको अच्छे से 2-3 बार सुन लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट 2023 का जो मेंस है उसमें आप लोगों को हेल्प मिल पाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।